नमस्कार, चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो सेट थ्योरी टॉपिक चल रहा था और आज उसकी पार्ट 6, ठीक, इसके पहले 5 वीडियोस अपलोड किए जा चुके हैं। आप उनको सीक्वेंसली देखिए जिससे कि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। ओके, तो देखें इस क्लास में हमें क्या सीखना है। यहाँ पर कुछ पॉइंट्स टू रिमेम्बर करके कुछ रूल्स हैं सेट थ्योरी के, है ना, या आप कह लो बूलियन अलजेब्रा के, है ना, बूलियन अलजेब्रा। अगर आपके सिलेबस में होगा या फिर आपने सुन रखा होगा, अगर अभी नहीं पढ़ा होगा तो ठीक, कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है बूलियन अलजेब्रा। तो फिलहाल सेट थ्योरी का भी टॉपिक है। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, पॉइंट्स टू रिमेम्बर करके, मतलब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें पता होने चाहिए। और क्यों पता होने चाहिए? क्योंकि इस तरीके से एग्जाम में कुछ प्रूफ करने के लिए दिया जा सकता है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है प्रूफ दैट ए डैश होल डैश इक्वल टू ए, और यहाँ पे डैश का मतलब कॉम्प्लीमेंट, है ना, यहाँ डैश का मतलब है कॉम्प्लीमेंट। आपको इसके पहले कॉम्प्लीमेंट किसी सेट का कैसे निकाला जाता है ये अभी लास्ट क्लास में ही आपको सिखाया गया। तो ये प्रूफ हमें करना है कि अगर किसी सेट ए का डैश यानी कॉम्प्लीमेंट किया जाए और उसका फिर से डैश कर दिया जाए तो वापस ए ही आ जाएगा। लेकिन अभी हम इसका प्रूफ बाद में लगाएंगे। पहले के जो पॉइंट्स है जिनको इंपॉर्टेंट कहा है इनको थोड़ा समझ लेते हैं, क्योंकि अगर आप समझ लोगे तो आपके लिए याद करना भी आसान हो जाएगा। तो इसमें जो पहला पॉइंट है वो लिखा हुआ है x बिलोंग टू a, और ये देखिए आप डबल साइड इंप्लीकेशन, है ना, जैसे ये सिंबल है मैथमेटिक्स में, आप इसको बोलते हो ना इम्प्लाइज दैट। और अगर ये 2 साइडेड है तो फिर इसको आप पढ़ते हो इम्प्लाइज एंड इज इम्प्लाइड बाई, है ना। मतलब ये सिंबल अगर लगा हुआ है तो इसका मतलब ये होता है कि इधर जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है अगर वो ट्रू होगा तो फिर उस तरफ जो स्टेटमेंट लिखा होगा वो भी ट्रू होगा। और अगर ये डबल साइड लगता है जिसको आप इम्प्लाइज एंड इज इम्प्लाइड बाई बोलते हो, तो इसका मतलब ये हो गया कि जो इधर स्टेटमेंट लिखा हुआ है अगर वो ट्रू है तो वो ट्रू होगा जो उसके आगे लिखा हुआ है, और अगर ये आगे लिखा स्टेटमेंट ट्रू होगा तो ये भी ट्रू होगा। सिंगल वे इंप्लीकेशन का मतलब ये हुआ है कि यहां पर अगर कोई स्टेटमेंट लिखा हुआ है तो ये अगर ट्रू होगा तो ये भी ट्रू होगा, लेकिन इसके ट्रू होने पर ये ट्रू हो ये जरूरी नहीं है। और डबल साइड इंप्लीकेशन का मतलब ये हो गया कि ये ट्रू तो ये भी ट्रू, और अगर ये ट्रू तो ये भी ट्रू, मतलब दोनों साइड्स, ठीक। तो यहां पर सभी रूल्स में आप देखो ये इंप्लाइज एंड इज इम्प्लाइड बाई का सिंबल लगा हुआ है, मतलब ये सही तो ये भी सही और वो सही तो ये भी सही। इस तरीके से आपको याद रखना। क्या रूल क्या है आइए देखते हैं। तो लिखा हुआ है x बिलोंग टू a, अगर कोई एलिमेंट x है और वो किसी सेट a को बिलोंग कर रहा है ना, ये जो स्मॉल x है ये किसी एलिमेंट को शो कर रहा है, और जो कैपिटल A B C ये सब लिखे हुए हैं वो किसी सेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अगर x बिलोंग टू a तो लिखा हुआ है x डज नॉट बिलोंग टू a डैश। इसको समझ लेते हैं पहले। आप सबको मालूम है, मतलब ये अभी हम बाद में लगाएंगे इसका प्रूफ, पहले इन पॉइंट्स को क्लियर कर लेते हैं। तो आप सभी को मालूम है कि a डैश क्या होता है। a डैश का मतलब होता है यूनिवर्सल सेट माइनस a, है ना, और ये a डैश होता क्या है? कॉम्प्लीमेंट, ठीक, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट a। अगर कोई सेट a है तो उसका कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा a डैश, और निकाला जाएगा यूनिवर्सल सेट माइनस a करके, ठीक। अब ये प्रॉपर्टी कह रही है अगर कोई एलिमेंट a में होगा तो वो a डैश में नहीं होगा। तो जैसे सपोज करो आप कि मान लो एक एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5 6, ये मान लो हमारा यूनिवर्सल सेट है, और एक सेट है जिसका नाम जिसमें एलिमेंट्स ले लिए हमने सिर्फ 1 2 3। तो अगर आपको a डैश निकालना है तो यूनिवर्सल सेट में से a माइनस करेंगे। कैसे माइनस करते हैं वो इसके पहले वाले क्लास में आपको सिखाया जा चुका है, आप उसको जाकर देखें अगर आपको नहीं पता है। तो अगर आप यूनिवर्सल सेट माइनस a करोगे तो मतलब यूनिवर्सल सेट में से वो एलिमेंट हटा दो जो a में भी है। तो यूनिवर्सल सेट में ऐसे कौन से एलिमेंट हैं जो a में भी है? 1 2 3, तो आप उनको छोड़ दो, यूनिवर्सल सेट से उन एलिमेंट्स को हटा दो। तो बचा क्या यूनिवर्सल सेट के पास? 4 5 और 6।
तो ये जो निकल करके आया यूनिवर्सल सेट माइनस ये ए डैश कहलाता है, मतलब ए का कॉम्प्लीमेंट। तो ये ए है और ये जो निकल के आया वो ए डैश है। अब ये प्रॉपर्टी कहना क्या चाहती है कि जो एलिमेंट ए को बिलोंग करेंगे वो ए डैश को बिलोंग नहीं करेंगे। बिल्कुल सिंपल सी और सही बात है। देखिए, जो एलिमेंट ए को बिलोंग करेगा वो ए डैश को बिलोंग कर ही नहीं सकता, क्योंकि ए डैश निकाला ही जाता है यूनिवर्सल सेट में से वो एलिमेंट हटाकर जो ए में है। तो जो ए में एलिमेंट है जब वो हटा ही दिए गए तो जो बचा हुआ है वो कभी भी ए में तो नहीं हो सकता ना। बस यही वो प्रॉपर्टी कह रही है कि जो ए में हो सकता है वो कभी ए डैश में नहीं हो सकता। और डबल साइड इंटीग्रेशन की वजह से आपको ये भी याद रखना है कि अगर ये कहा गया है कि कोई एलिमेंट ए डैश में नहीं है तो फिर आप कहोगे फिर वो ए में है ना, क्योंकि ए और ए डैश अगर आप इन दोनों को मिला दो, मतलब ए और ए डैश इनको मिला दो, मतलब इनकी यूनियन कर दो, तो ए और ए डैश के एलिमेंट कंबाइंड हो जाएंगे और बन जाएगा यूनिवर्सल सेट, है ना, मतलब सब कुछ आ जाएगा यूनिवर्सल सेट का। तो इसलिए हमें कहना है कि जो ए में होगा वो ए डैश में नहीं हो सकता। और इसका रिवर्स भी याद रखोगे कि अगर कभी लिखा हो कि कोई एलिमेंट ए डैश में नहीं है तो हमें समझ जाना चाहिए कि इसका मतलब फिर वो ए में है। सेकंड लाइन में भी कुछ ऐसा ही लिखा हुआ है कि अगर कोई एलिमेंट ए में नहीं है तो समझ जाओ कि वो ए डैश में है ना। कोई एलिमेंट अगर ए में नहीं है तो समझ जाओ कि वो ए डैश में है। और ऐसे रिवर्स में पढ़िए कि कोई एलिमेंट अगर ए डैश में है तो इसका मतलब वो ए में नहीं हो सकता। मतलब जो ए में है वो ए डैश में नहीं हो सकता और जो ए डैश में है वो ए में नहीं हो सकता। दरअसल ए और ए डैश बिल्कुल एक दूसरे से डिसजॉइंट होते हैं, मतलब उनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं हो सकता, क्योंकि उसको निकालने का प्रोसीजर ही ऐसा है। तो जब किसी भी थ्योरम को प्रूफ करेंगे हम, जैसे अभी यही हमें प्रूफ करना है, यहाँ जो एक रूल लिखा हुआ है, तो कोई भी थ्योरम है सेट थ्योरी की या बुलियन अलजेब्रा की, तो जब उसको प्रूफ करेंगे तो हम इन चीजों का सहारा लेंगे। तो कभी भी हम लिख पाएंगे कि x बिलोंग टू ए, तो हम लिख सकते हैं कि x डज नॉट बिलोंग टू ए डैश। और अगर लिखा हुआ है x डज नॉट बिलोंग टू ए तो हम उसको कह सकते हैं कि x बिलोंग टू ए डैश। ये आपको याद रखना है। दूसरा पॉइंट है कि x बिलोंग टू a यूनियन b, तो x बिलोंग टू a और x बिलोंग टू b। ठीक, लास्ट क्लास में इस चीज को एक्सप्लेन किया जा चुका है ना, कि a यूनियन b जब आप निकालते हो तो उसका जो प्रोसीजर होता है उसके अकॉर्डिंग ये बात आप समझ सकते हो कि अगर a है 1 2 3 4 और मान लीजिए b नाम का कोई सेट है जिसमें एलिमेंट हमने ले लिए 3 4 5 6, तो जब आप A यूनियन B करोगे तो A के भी एलिमेंट ले लोगे और B के भी एलिमेंट ले लोगे, है ना। यही होता है यूनियन करना। 1 2 3 4 भी ले लिया, 3 4 5 6 भी ले लिया, लेकिन ये 3 4 रिपीट हो जाता, दोनों में कॉमन है, तो रिपीट करने की जरूरत नहीं है। आप एक एलिमेंट को एक बार लेकर के लिख दो। तो क्या कह रही है प्रॉपर्टी, कोई एलिमेंट अगर A यूनियन B को बिलोंग करता है तो इसका मतलब x बिलोंग टू A, मतलब वो A को बिलोंग करेगा, और O और x बिलोंग टू B। और आपको पता है दो कंडीशंस के बीच में और लगाने का मतलब क्या है। दो कंडीशंस के बीच में और लगाने का मतलब ये है कि अगर ये सही है और वो नहीं भी सही है ना, तब भी चलेगा। अगर वो जो और के बाद लिखा है वो सही हो जाए और ये ना सही हो तो भी कंडीशन सेटिस्फाइड मानी जाएगी, मतलब तब भी चलेगा। और अगर दोनों बातें सेटिस्फाइड हो रही हैं तो भी ओवरऑल कंडीशन सेटिस्फाइड मानी जाएगी, है ना। ये चीज इसके पहले क्लास में आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करी गई थी। तो आप देखो A यूनियन B ये लिखा हुआ है, तो उसको लेकर के, एग्जाम्पल को लेकर के इस रूल को समझो कि x बिलोंग टू A यूनियन B, तो A यूनियन B में कौन से एलिमेंट आए, जो A में है, हाँ ठीक, जो A में थे वो आए, जो B में है, हाँ ठीक है, जो B में आए वो भी हैं, और O और लगा हुआ है ना। तो उसका मतलब जो A में है, अगर सिर्फ इतनी कंडीशन भी सही होती है ना, कि जो A में अगर होता, जो A में होता तो भी वो A यूनियन B में होता। मतलब
अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाए और ये ना भी हो तो भी ओवरऑल कंडीशन सेटिस्फाइड मानी जाएगी, क्योंकि यहाँ बीच में और लगा हुआ है। दो कंडीशंस के बीच में और का मतलब यही होता है कि सिर्फ और के पहले वाली कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाए तब भी चलेगा, सिर्फ बाद वाली हो जाए तब भी, और अगर दोनों बातें सेटिस्फाइड हो रही हैं तो भी। ठीक, मतलब अगर कोई एलिमेंट ए में है, ठीक, जैसे 1 2 ए में है और बी में नहीं है तो भी वो यूनियन में आया। अब जैसे ये 5 6 है, ये बी में है ए में तो नहीं है, लेकिन तब भी वो यूनियन में आया। और जो एलिमेंट दोनों में है जैसे कि 3 4 तो भी वो यूनियन में आया, है ना। तो यूनियन में क्या क्या आता है वही लिखा हुआ है, जो सिर्फ ए में हो बी में ना हो तो भी, जो सिर्फ बी में हो ए में ना हो तो भी, और दोनों में हो तो भी। और इस बात को मैथमेटिक्स में दोनों के बीच में और लगा करके लिखा जाता है। ऐसे ही x बिलोंग टू ए इंटरसेक्शन बी, अगर यहाँ पर हम a और b का इंटरसेक्शन निकालें तो कॉमन एलिमेंट्स लिए जाते हैं। तो a और b में कॉमन एलिमेंट 3 और 4 है। तो आप क्या बोलोगे कि a इंटरसेक्शन b में वो एलिमेंट बिलोंग करेंगे जो a में भी बिलोंग करते हैं एंड b में भी बिलोंग करते हैं, है ना। a इंटरसेक्शन b contain the elements which contain in a and also contain in b, मतलब कॉमन एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी, यही मतलब हुआ ना। तो वही लिखा हुआ है कि x बिलोंग करता है a इंटरसेक्शन b को, कब, जब x a को भी बिलोंग करे एंड b को भी बिलोंग करे। अब यहाँ एंड लगा हुआ है, और मैथमेटिक्स में दो बातों के बीच में एंड का मतलब दोनों बातें सेटिस्फाइड होना जरूरी है। दोनों, किसी एक के सेटिस्फाइड होने से काम नहीं चलेगा। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी तो ए इंटरसेक्शन बी में एलिमेंट जाएगा। और ध्यान रखिएगा, बार बार फिर से बता रहा है कि ये इंप्लाइज एंड इज इंप्लाइड बाय, मतलब ये डबल साइड इंप्लीकेशन है। तो कभी भी अगर ये लिखा हुआ हो स्टेटमेंट तो उसकी जगह आप ये लिख सकते हो, और अगर ये लिखा हुआ हो तो उसकी जगह आप ये लिख सकते हो। ठीक, आप इसको याद कर लो। यूनियन के लिए जब यूनियन को डिस्ट्रीब्यूट किया गया, इसे डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं ना, x बिलोंग टू ए यूनियन बी है, x अगर अंदर गया a के साथ डिस्ट्रीब्यूट हुआ मतलब x बिलोंग टू a, फिर x को b के साथ डिस्ट्रीब्यूट किया गया मतलब x बिलोंग टू b, तो इसे डिस्ट्रीब्यूशन करना कहते हैं। तो आप ऐसे याद रखो कि जब यूनियन के केस में डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो फिर और का यूज करते हैं, और जब इंटरसेक्शन के केस में डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं मतलब x को a के साथ डिस्ट्रीब्यूट किया और x को b के साथ डिस्ट्रीब्यूट किया, तो इंटरसेक्शन के केस में हम एंड का यूज करते हैं। तो यूनियन के लिए और का यूज करते हैं और इंटरसेक्शन के लिए एंड का यूज करते हैं। ओके, ठीक। अब आया फोर्थ प्रॉपर्टी, वो डज नॉट बिलोंग टू के लिए है। ठीक, और यहां पर उल्टा हो गया। अगर डज नॉट बिलोंग टू लिखा हुआ है कि x डज नॉट बिलोंग टू ए यूनियन बी, तो अभी अभी आपसे कहा कि आप याद कर लो कि यूनियन के केस में जब डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो यूनियन के लिए और इंटरसेक्शन के लिए एंड यूज होता है, लेकिन जब बिलोंग टू हो तब। अगर डज नॉट बिलोंग टू है तो ध्यान रखिएगा उल्टा हो जाएगा। अगर x डज नॉट बिलोंग टू ए यूनियन बी लिखा हुआ है और अब अगर आपने x को दोनों a और b में डिस्ट्रीब्यूट किया, यानी x डज नॉट बिलोंग टू a लिखा और x डज नॉट बिलोंग टू b लिखा, तो बीच में यूनियन होते हुए भी एंड आएगा, और इसी तरीके से इंटरसेक्शन होते हुए भी और आएगा, यानी यहां उल्टा हो गया। ठीक, अगर आप इसका कारण समझ सकते हो तो अच्छी बात है, वरना चलिए इसको समझा लेते हैं, क्योंकि ये सब लॉजिकल मेथड है ना। सेट थ्योरी अलजेब्रा का टॉपिक है, बूलियन अलजेब्रा, ये सब लॉजिकल सब्जेक्ट्स हैं जो फार्मूला नहीं लॉजिक पर चलते हैं। तो ये एक बार फिर से लिखना पड़ेगा। मान लो ए में ये लिखा हुआ है और बी में लिखा हुआ है 5 6 7 8, ठीक है। तो इन्होंने ऐसा डज नॉट बिलोंग के केस में ऐसा क्यों कहा, ओके, कि यहां पर हमारा जो यूनियन के केस में एंड कैसे आ गया। ठीक, तो एंड का मतलब आप अगर हम यूनियन के केस में जैसे और ऊपर लिखते, अगर यहां लिख देते, है ना, अगर यहां पे लिख देते, जरा आप यूनियन बनाइए इसकी, तो यहां पर अगर हम ए यूनियन भी बनाते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये तो लिखेंगे आप दोनों की यूनियन, है ना। ओके, तो लिखा है x डज नॉट बिलोंग टू ए यूनियन बी, और यहां पर उस केस में एंड का यूज किया गया। तो हम ये कह रहे हैं कि अगर बाय चांस मान लीजिए यहां और का यूज कर दिया जाता तो क्या गलत हो जाता। अगर यहां पर हम और का यूज करते तो क्या गलत हो जाता, आइए देखें। हम जानते हैं दो बातों के बीच में अगर और लगा हुआ है
तो इसका मतलब है कि दोनों में से कोई एक भी अगर सेटिस्फाइड हो जाए तब भी ये बात सेटिस्फाइड मानी जाएगी, ओवरऑल कंडीशन, यानी ये तब भी सेटिस्फाइड मानी जाएगी। दो में से कोई एक भी हो जाए या दोनों हो जाए, यही होता है ना और में। तो अगर हम यहाँ और लगा दें तो क्या गलत होगा? तब गलत ये होगा कि तब इसका मतलब ये हो जाएगा कि अगर x a में ना हो, ये सही है मान लो, और ये वाली गलत हो, तब भी ये सही होती है ना। दो कंडीशन के बीच में और लगा है, तो ये वाली कंडीशन अगर ट्रू होती और ये वाली फॉल्स होती तो भी ये कंडीशन ट्रू मानी जाती, क्योंकि और का यही मतलब होता है, दो में कोई एक भी हो जाए तो भी चलेगा। मतलब x a में ना हो ये ट्रू होता, ठीक, और x b में ना हो ये फॉल्स हो जाए, और फॉल्स होने का मतलब है x b में हो, तो वो एलिमेंट जो b में हो और a में ना हो, तो वो एलिमेंट जो b में हो और a में ना हो, आप देखो ये दो एलिमेंट ऐसे हैं जो b में है a में नहीं है, क्लियर? मतलब ये वाली कंडीशन अगर फॉल्स हो जाए और ये वाली ट्रू हो जाए तो ऐसे कौन से एलिमेंट होंगे? मतलब जो a में ना हो लेकिन b में हो, यही तो मतलब हुआ। वो एलिमेंट हो गए आपके 7 और 8। ओके, अब अगर हम यहाँ और लगाते तो दो में से एक बात सेटिस्फाइड हो रही है और दूसरी वाली फॉल्स हो गई, मतलब x b में नहीं होना चाहिए जब लेकिन है, फॉल्स हो गई, कोई बात नहीं, तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो जानी चाहिए थी। फिर कौन सी कंडीशन? कि a यूनियन b में भी वो x ना हो, तो क्या a यूनियन b में वो जो एलिमेंट है वो नहीं है क्या? है, तो है ना। मतलब जो अगर x a में नहीं है लेकिन b में है, वो एलिमेंट है केवल 7 और 8, ठीक। और अगर यहाँ और लगा होता तो और का जो मीनिंग होता है उसके अकॉर्डिंग एक ट्रू है और एक फॉल्स है, तो भी ये ट्रू होना चाहिए था, और ये ट्रू होने का मतलब x नहीं होना चाहिए था a यूनियन b में, मतलब वो एलिमेंट्स a यूनियन b में नहीं होने चाहिए थे, लेकिन वो तो है, यानी कि ये प्रॉपर्टी उस केस में सेटिस्फाइड नहीं हो रही थी, और इसीलिए यहां पर आप और नहीं लगा सकते और यहां पर लगाना पड़ा एंड को। इस तरीके से ध्यान से समझने वाली चीज है कि डज नॉट बिलोंग के केस में यूनियन होते हुए भी जब डिस्ट्रीब्यूशन किया गया तो एंड का यूज किया गया, और ऐसा ही रीजन यहां पर भी है। आप अपने आप एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करना कि अगर डज नॉट बिलोंग का केस है तो इंटरसेक्शन के केस में डिस्ट्रीब्यूट होते समय एंड नहीं बल्कि और लगाया गया, क्लियर? और वैसे नियम ये है कि यूनियन के लिए डिस्ट्रीब्यूशन के समय और इंटरसेक्शन में डिस्ट्रीब्यूशन के समय एंड लगता है, लेकिन डज नॉट बिलोंग के केस में इसका उल्टा हो जाता है। लास्ट प्रॉपर्टी है 6 नंबर की, इसको आप लास्ट क्लास में पढ़ भी चुके हो कि x बिलोंग टू a माइनस b, मतलब a सेट में b सेट को माइनस किया गया तो कौन से एलिमेंट हैं जो a माइनस b को बिलोंग करते हैं? वो एलिमेंट जो a को बिलोंग करते हैं और b को बिलोंग नहीं करते हैं, है ना। आपको याद होगा a माइनस b सिखाया था करना, तो वो एलिमेंट लिए थे जो a में है और b में नहीं है, इसी तरीके से a माइनस b बना था। तो x बिलोंग टू a माइनस b को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करोगे आप? x बिलोंग टू a एंड लगाओगे और x डज नॉट बिलोंग टू b, मतलब जो माइनस के बाद है उसके लिए आप बोलोगे डज नॉट बिलोंग। बाकी एक आखिरी प्रॉपर्टी है, इसको भी आप याद रखना कि दो सेट्स को अगर इक्वल प्रूफ करना हो, यहाँ a और b दो सेट्स हैं, अगर दो सेट्स को इक्वल प्रूफ करना हो तो आपको दो बातें प्रूफ करनी पड़ती हैं। पहली कि a b का सबसेट है और दूसरी b a का सबसेट है ना। सिंपल सी बात है। एक सेट को दूसरे सेट का सबसेट कब कहा जाता है? जैसे a b का सबसेट है कब? जब a के सारे एलिमेंट b में भी हो। इसी तरह से b a का सबसेट कब कहलाएगा? जब b के सारे एलिमेंट्स a में हो। तो भैया अगर a के सारे एलिमेंट्स b में होंगे और b के सारे एलिमेंट्स a में होंगे तो फिर a और b में कोई अंतर ही कहाँ रह गया? यानी कि a और b अलग अलग नहीं बल्कि वो सेम सेट होंगे, इसलिए a इक्वल टू b। याद आपको ये रखना है कि जब भी कभी दो सेट्स को इक्वल प्रूफ करना होगा तो आपको दो डायरेक्शंस में प्रूफ करना होगा। एक बार a को b का सबसेट प्रूफ करना होगा और एक बार b को a का सबसेट प्रूफ करना होगा, ठीक। और ये तो पता ही होगा आपको कि अगर हमें a को b का सबसेट प्रूफ करना है तो इसके लिए क्या करें? x बिलोंग टू a आप कंसीडर करके चलो
और फिर उसके बाद अगर आपने किसी तरह ये प्रूफ कर दिया कि x बिलोंग टू b, अगर कोई एलिमेंट a को बिलोंग कर रहा है और वही एलिमेंट b को बिलोंग कर गया, तो इसका मतलब a इज द सबसेट ऑफ b प्रूफ हो जाता है ना। क्योंकि यहाँ x कोई एक एलिमेंट नहीं बल्कि सारे एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है। तो जब हम कोई चीज x के लिए प्रूफ कर रहे हैं तो समझो सारे एलिमेंट्स के लिए प्रूफ कर दी गई, और इसका मतलब कि सारे एलिमेंट्स जो a को बिलोंग करते हैं वो सारे एलिमेंट्स b को बिलोंग कर गए। इस केस में a b का सबसेट हो गया। तो ये प्रॉपर्टीज हम लोगों ने समझ ली। अब चलिए हम लोग एक छोटा सा प्रूफ है, एक इंपॉर्टेंट प्रूफ है जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि प्रूफ दैट a डैश होल डैश इक्वल टू a। ठीक, तो हो सकता है कुछ स्टूडेंट इसको एक पर्टिकुलर एग्जांपल से प्रूफ करने की कोशिश करें। पर्टिकुलर एग्जांपल लेके जैसे हमने आपको ये प्रॉपर्टीज अभी समझाई, तो समझाने के लिए था, ठीक है, लेकिन जब ऐसा कोई प्रूफ है तो आप उसको एक पर्टिकुलर एग्जांपल, जैसे मान लो आपने कहा कि हम इसको एक पर्टिकुलर एग्जांपल से प्रूफ करने के लिए चलिए ये ले लेते हैं एक यूनिवर्सल सेट, 1 से लेकर 7 तक की संख्याओं को लिख दिया, नेचुरल नंबर्स को लिख दिया, ठीक, और एक सेट ले लिया हमने a नाम का, जिसमें हमने ले लिया 2, 3, 4, बस ये 3 एलिमेंट हमने ले लिए। अब हम चाहें तो इस पर्टिकुलर एग्जांपल से ये बात प्रूफ कर सकते हैं, है ना, कि a डैश होल डैश, तो पहले a डैश निकालिए, और a डैश का मतलब है यूनिवर्सल सेट माइनस a, मतलब यूनिवर्सल सेट में से वो हटा दो, वो एलिमेंट हटा दो जो a में है, यानी कि 2, 3, 4। तो यूनिवर्सल सेट से अगर 2, 3, 4 हटा दिया जाए तो बचेगा क्या, 1 बचेगा और 5, 6, 7 बचेंगे। तो ये निकल आया आपका a डैश। अब a डैश जो निकल आया है उसका फिर से डैश कर दो, मतलब फिर से कॉम्प्लीमेंट कर दो, है ना, डैश मींस कॉम्प्लीमेंट। तो a डैश तो निकल ही आया, ये वैल्यू है, अब उसका डैश मतलब उसका कॉम्प्लीमेंट कर दो, क्लियर। तो इसका मतलब ये हो गया कि अब आपको यूनिवर्सल सेट में से a डैश को माइनस करना पड़ेगा, ठीक है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं ना भाई। जब आप a का डैश निकालते हैं, जब आप a का डैश निकालते हैं तो यूनिवर्सल सेट में से आप a को माइनस करते हैं। तो अब आप किसका डैश निकालने जा रहे हैं, इसका जो ब्रैकेट के अंदर लिखा है, मतलब a डैश जो कुछ भी ब्रैकेट के अंदर लिखा है, आप उसको रीड मत करो, बस ये समझो ब्रैकेट के अंदर कुछ लिखा है उसका डैश निकालना है। तो आप क्या करोगे, यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर दोगे उसको जो ब्रैकेट के अंदर लिखा है ना। जैसे यहाँ ब्रैकेट में a लिखा हुआ था और उसका डैश निकालना था, तो आपने यूनिवर्सल सेट से माइनस किया किसको, जो ब्रैकेट में लिखा है, मतलब a। ऐसे यहाँ डैश किसका निकालना है, ब्रैकेट में जो लिखा है, मतलब ये। तो क्या करोगे, यूनिवर्सल सेट से वो माइनस कर दो जो ब्रैकेट में लिखा है, अब ब्रैकेट में ये लिखा हुआ है, ठीक। अब यूनिवर्सल सेट में से अगर आप a डैश को माइनस करोगे तो यूनिवर्सल सेट ये रहा और a डैश की वैल्यू ये रही। तो यूनिवर्सल सेट से वो हटा दो जो a डैश में है, मतलब 1, 5, 6, 7 को हटा दो, तो क्या बचा, 2, 3, 4, वो आप लिख दो, ठीक। और जो 2, 3, 4 आया वो वही है जो हमें a दिया गया था, या जो हमने a को एज्यूम किया था, ठीक। तो इसका मतलब ये हो गया कि a डैश होल डैश इक्वल टू a। इस तरह एक पर्टिकुलर एग्जांपल देके आपने इसको प्रूफ कर दिया। लेकिन अगर एग्जाम में ये प्रूफ लगाने के लिए आता है, ठीक, तो ये तरीका ठीक नहीं माना जाएगा, क्योंकि जब आप किसी थ्योरम को या किसी रूल को पर्टिकुलर एग्जांपल से प्रूफ कर देते हो तो आप ये कैसे कह सकते हो कि सारे सेट्स इस बात को सेटिस्फाइड करेंगे। आपने जिस पर्टिकुलर एग्जांपल के लिए ये बात प्रूफ करके दिखाई, तो ये तो प्रूफ हो गया कि हाँ भाई ये पर्टिकुलर सेट इस बात को, इस कंडीशन को या इस रूल को ओबे करता है। लेकिन हम इस आधार पर ये नहीं कह सकते ना कि जितने भी सेट हैं वो सब इस बात को ओबे करेंगे। मैथमेटिक्स इसके लिए अलाउ नहीं करती। एक पर्टिकुलर एग्जांपल के लिए कोई नियम प्रूफ किया तो फिर वो इस पर्टिकुलर एग्जांपल के लिए ही माना गया, है ना। अब अगर हमें यहाँ पर इसको प्रूफ करना है तो हमें एक जनरल मेथड लेना चाहिए था, जनरल मेथड, कि जब उससे प्रूफ हो जाए तो फिर ऐसा माना जाएगा कि फिर जो बात एक जनरल मेथड से प्रूफ करके आप प्रूफ करते हो जनरल मेथड से, तो वो फिर सभी के लिए सेटिस्फाइड मानी जाती है। अब यहाँ पर हम लोग इसको प्रूफ करने के लिए लॉजिकल मेथड का इस्तेमाल करेंगे। तो सेट थ्योरी में और बुलियन अलजेब्रा में जो तमाम थ्योरम्स प्रूफ करी जाती हैं उनके लिए एक अच्छा तरीका होता है लॉजिकल मेथड। लेकिन चूंकि मेथड का नाम ही लॉजिकल है तो आप समझ गए होंगे कि ये फार्मूला बेस नहीं है, यहाँ पर लॉजिक यूज होगा। आइए देखें, कुछ मुश्किल नहीं होता है, बस आपको ये ध्यान से समझ लेना है, और एक बार जब समझ जाए तो उसको अच्छे से फिर लर्न कर लीजिए।
है ना, कि जहां भी अप्लाई करना है तो फिर बार बार उसको चेक नहीं करना है कि ये था, लो एक बार चेक करके देखें सही है कि नहीं, अच्छे से लर्न कर लो जिससे कि आप उसको डायरेक्ट अप्लाई कर पाओ एक फार्मूले की तरह। ठीक, वो तो जो अभी एक्सप्लेनेशन थी वो तो इनका प्रूफ बता रहे थे कि ऐसा क्यों होता है। खैर, ये आपको प्रूफ करना है। आपको ध्यान ये रखना है कि ये एक सेट है और जो उधर लिखा हुआ है वो भी एक सेट है। ठीक, क्लियर, सही कह रहे हैं ना, है तो ये सेट ही ना भैया, डैश वगैरह होते तो सेट ही है, तो एक सेट ये भी है और वो भी एक सेट है, तो आप यही कहोगे दो सेट्स को इक्वल प्रूफ करना है। और अभी अभी आपको बताया था कि दो सेट्स को अगर इक्वल प्रूफ करना है तो आपको दो बातें प्रूफ करनी पड़ती हैं। पहली कौन सी, कि ये उसका सबसेट और दूसरा वो इसका सबसेट, है ना। मतलब एक बार हम प्रूफ करेंगे कि ये लेफ्ट साइड पे जो लिखा है वो उसका सबसेट है, और एक बार प्रूफ करेंगे कि वो जो राइट साइड पे लिखा है वो इसका सबसेट है। अब सबसेट वाली बात कैसे प्रूफ करें, है ना, चलिए पहले एक वन साइड प्रूफ करते हैं कि इसको इसका सबसेट प्रूफ करते हैं, है ना। फर्स्ट कंडीशन, इसको इसका सबसेट प्रूफ करना है। अब किसी सेट को किसी दूसरे सेट का सबसेट कैसे प्रूफ करते हैं, उसके लिए आपको क्या सिखाया कि अगर आपको प्रूफ करना है ये उसका सबसेट है तो कोई एलिमेंट इसको बिलोंग करता है ये लेके आप चलो और प्रूफ कर दो कि वही एलिमेंट उसको बिलोंग कर जाए। मतलब यहां हमें प्रूफ करना है कि ये इसका सबसेट है। ओके, यानी वी विल प्रूव दैट, सबसे पहले हम ये प्रूफ करेंगे कि ये जो लेफ्ट साइड पर लिखा हुआ है ये सबसेट है ए का, और इसके लिए हम क्या करें, एक एलिमेंट बिलोंग करता है इसको, है ना, ये लेके चलते हैं, और यही x बिलोंग कर जाए इसको, तो फिर ये प्रूफ हो जाएगा। अब कैसे होगा, आप बस प्रॉपर्टी लगाते रहो, x बिलोंग टू a डैश होल डैश आप लेके चल रहे हैं। ठीक, अब आप समझिएगा, आप अंदर जो लिखा है ब्रैकेट में उसको बस आप ये समझो, इस डैश को आप अभी कंसीडर ही ना करो, आप बस इस डैश को कंसीडर करो। तो समझो आपके पास लिखा है कि x बिलोंग टू समथिंग डैश, और अगर x बिलोंग टू समथिंग डैश है ना, तो हम लिख सकते हैं x डज नॉट बिलोंग टू समथिंग, है ना। x अगर a डैश को बिलोंग करता है तो a को बिलोंग नहीं करता है। मतलब x अगर इस चीज के डैश को बिलोंग करता है तो फिर वो x बिलोंग नहीं करेगा किसको, इस चीज को जिस पर डैश लगा था। अभी आप सिर्फ बाहर वाले डैश को ही डैश समझो कि x अगर इस वैल्यू के डैश को बिलोंग करता है तो x बिलोंग नहीं करेगा इस वैल्यू को। क्लियर हो गया आपको, इस प्रॉपर्टी को हमने लिखा है, ऐसा होने पर ऐसा लिखा जा सकता है। खैर, फिर से आ जाइए, अब आप इस डैश को कंसीडर करिए, अब आप इस डैश को कंसीडर करिए कि x डज नॉट बिलोंग टू a डैश, तो बताइए क्या लिखेंगे, तो x बिलोंग किसको कर जाएगा, a को। अगर x डज नॉट बिलोंग टू a डैश तो हम लिख सकते हैं कि x बिलोंग टू a, है ना, वही लिखा। अब आप देखिए लेके चले थे कि x बिलोंग टू दिस, आ गया x बिलोंग टू दिस, तो इसका मतलब ये हो गया कि आप कह सकते हो कि ये जो चीज है ये सबसेट है किसका भैया, a का, है ना। ऐसे ही सेकंड पार्ट में आप क्या प्रूफ करोगे, नाउ वी विल प्रूव दैट, अब हम प्रूफ करेंगे कि दिस इज द सबसेट ऑफ दिस, द राइट साइड, यानी a इज द सबसेट ऑफ a डैश होल डैश, और मेथड वही होगा कि कोई x बिलोंग करे a को। अब कोई x का मतलब यहाँ x सभी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, हमें यहाँ फॉर ऑल का सिंबल भी लगाना चाहिए, लेकिन ना लगाने के केस में भी फॉर ऑल x ही माना जाता है। तो लेट x बिलोंग टू a, यानी x बिलोंग टू दिस, ये लेके चले। अब हम प्रूफ करें किसी तरह की x बिलोंग टू दिस आ जाए, है ना, x बिलोंग टू दिस लेके चले, x बिलोंग टू दिस अगर आ गया तो ये इसका सबसेट हो जाएगा। तो x बिलोंग टू a, अब आप इसको डज नॉट बिलोंग पे ले जाओ, अगर a को बिलोंग करता है तो नहीं बिलोंग करेगा किसको, इसके डैश को, है ना। अगर x a को बिलोंग करता है तो नहीं बिलोंग करेगा किसको, a के डैश को। अब एक बार फिर से आप देखिएगा ध्यान से, आप इसको एक वैल्यू समझो और इस डैश की तरफ ध्यान मत दो, बस एक वैल्यू लिखी हुई है ये कोई, x बिलोंग नहीं करता इस वैल्यू को, तो x बिलोंग कर जाएगा इस वैल्यू के डैश को। लॉजिकल तरीके से समझो आप इस डैश को अभी पढ़ो ही ना, बस आप कहो ये एक वैल्यू है और x बिलोंग टू दिस सेट,
और अगर इस सेट को बिलोंग करता, x अगर इस सेट को बिलोंग नहीं करता तो x बिलोंग करेगा किसको? इस सेट के यानी जो भी वैल्यू लिखी है उसके डैश कॉम्प्लीमेंट को, है ना। जब डज नॉट बिलोंग से आप इधर आओगे, ये वाला, अगर x डज नॉट बिलोंग टू एनी सेट तो x बिलोंग टू वो जो सेट है उसका कॉम्प्लीमेंट, वो किया हमने यहाँ पे। अब आप देखो हम लेके चले थे x बिलोंग टू ए, आ गया x बिलोंग टू दिस, इसका मतलब हो गया कि ये जो a है ये सबसेट है किसका? a डैश होल डैश का, ये इसका सबसेट हो गया, यही रूल है। x बिलोंग टू दिस और प्रूफ हो गया x बिलोंग टू दिस, तो ये इसका सबसेट है। अब ये इक्वेशन 1 जो आपने यहां प्रूफ की थी और ये इक्वेशन 2 जो आपने यहां पर प्रूफ करी है ना, मतलब ये इसका सबसेट और ये इसका सबसेट। और जब कभी भी ऐसा होता है ना कि A इज द सबसेट ऑफ B, B इज द सबसेट ऑफ A, तो दोनों को इक्वल माना जाता है। यानी आप कह सकते हो कि बाई 1 एंड 2, यानी जो इक्वेशन 1 और 2 में हमने प्रूफ किया उसके अकॉर्डिंग हमें कहना पड़ेगा कि ये दोनों यानी कि A डैश का होल डैश और ये जो A है ये आपस में इक्वल है। ठीक, तो ये था लॉजिकल मेथड से इस प्रॉपर्टी को प्रूफ करना। और आप समझ गए होंगे कि क्यों ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इतना अगर आपने समझ लिया है और लर्न कर लिया तो इसको अप्लाई करके आप बड़े आराम से बूलियन अलजेब्रा के प्रूफ्स लॉजिकल मेथड से लगा सकते हैं। ठीक है, और अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब भी करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर भी करें, ठीक, जिससे कि वो भी उसका फायदा उठा सके। जो भी वीडियोस में चीजें सिखाई जा रही हैं मैथमेटिक्स से रिलेटेड, या अभी इसी चैनल पर आपके स्टूडेंट्स के काम की कुछ मैथमेटिक्स से हट करके भी कुछ चीजें होंगी जो अपलोड की जाएंगी। ठीक है, तो इसे सब्सक्राइब करें, इसे शेयर करें, और अगर आपको लगता है डिजर्व करते हैं तो उसे लाइक भी करें। ओके, थैंक यू।